पर ये संशोधन विधेयक जो लेकर आए निरसन और इसमें आपने समय दिया उस आपको धन्यवाद। सभापति महोदय, प्रस्तावित कानून में कहा कि ये बिल उन समय पर किए जाने वाले उपायों में से एक है जिसके जरिए ऐसे कानून जो लागू नहीं हो रहे या पुराने हो गए या जिन्हें अलग कानून के तौर पर रखना जरूरी नहीं उन्हें रद्द किया जाता और कानूनों में पाए गए कुछ बदलाव और औपचारिक कमियों को ठीक किया जाता। सभापति महोदय, आज सदन में मंत्री जी इस बिल की चर्चा करने से पहले अपने संबोधन में कुछ बातों का जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने समानता के अधिकार का जिक्र करते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जिक्र किया। ऐसे में सदन के माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि क्या आजादी के दशकों बाद जब आप पूर्ण बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में इस देश के दलित, वंचितों, पिछड़ों को न्याय देने के लिए आपने ऐसा क्या नया किया जिससे उन्हें राहत मिली हो? क्योंकि आज भी कई स्थानों पर दलितों को घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है। दलित आज भी समानता का हक पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये घटनाएं राजस्थान के अंदर आपके संसदीय क्षेत्र और मारवाड़ के अंदर अक्सर देखने को मिलती है, तो इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। सभापति महोदय, सत्ता में आने के बाद आपकी सरकार ने कई बार कहा कि हम गैर जरूरी कानूनों को हटाएंगे, आवश्यक कानूनों को लाएंगे, मगर हर रोज आप कोई बिल लेकर आते हैं तो उससे आपकी उस मंशा पर सवाल खड़े होते हैं जो आपने सत्ता में आने के बाद देश की न्यायिक व्यवस्था में जटिलता खत्म करने के संदर्भ में किया था। सभापति, मुझे पहले कई माननीय सदस्यों ने कहा और मैं भी मंत्री जी निवेदन करना चाहता हूं कि जो जल्दबाजी आप एक के बाद एक विधेयक लाने की जल्दबाजी कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। ये मेरा आग्रह है। क्रिमिनल कोड में सरकार के बड़े कानूनी सुधार के बाद आप कह रहे हैं इन सुधारों का मकसद पुराने जमाने के निशानों को हटाना, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने की क्षमता बढ़ाना और क्रिमिनल कोड का असर बढ़ाना था। मगर दूसरी तरफ जब हम देखते कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि सरकार के नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार भारत की निचली अदालतों में लगभग 6 मिलियन सिविल केस पेंडिंग है, जबकि पेंडिंग क्रिमिनल केस की संख्या 29 मिलियन है और विरासत से जुड़े मामले सिविल केस का हिस्सा है। इस वर्ष फरवरी माह में लोकसभा के मेरे सवाल के जवाब में मंत्री जी ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 तक के रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय में 1,19,906 मामले ऐसे हैं जो 10 वर्षों से लंबित हैं। वहीं भारत के उच्चतम न्यायालय में ऐसे मामलों की संख्या 7,178 है। विभिन्न श्रेणी के लंबित मामलों का जल्दी निपटारा कैसे हो, कैसे त्वरित न्याय मिले, उस पर भी सदन को सोचना चाहिए क्योंकि समय पर न्याय मिलना भी अन्याय है। सभापति महोदय, एक आध आपके तो बोल दूंगा, बताएं। सभापति जी, जनहित याचिकाओं के फैसलों के क्रियान्वयन को लेकर सरकार एक निगरानी तंत्र बनाए। इसी सदन में बजट सत्र में सरकार ने कहा, दुर्भाग्य है कि सरकार ने यह कहा कि जनहित याचिकाओं जुड़े मामलों में अवमानना से जुड़े प्रकरणों का विवरण दिखाई नहीं जाता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं किसी भी पीड़ित को त्वरित न्याय मिले इसके लिए सरकारों को व्यापक प्रयास करने चाहिए। वहीं जनहित याचिका जनता जुड़ी होती है और जनहित याचिका के निर्णय की मॉनिटरिंग नहीं करने, वे अवमानना का रिकॉर्ड संदर्भ नहीं करने से जनहित याचिका के निर्णय प्रभावी रूप से लागू नहीं होते। ऐसी स्थिति चिंताजनक, सरकार को इस विषय पर गंभीरता सोचने की जरूरत है और जनहित याचिकाओं के निर्णय की मॉनिटरिंग का भी निगरानी तंत्र सरकार को बनाना चाहिए। जी, सबका बीमा सबकी रक्षा जो विधेयक लेके आ रहे हैं उसमें आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति जी, ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम बीमा विस्तार सामाजिक सुरक्षा और नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा के विरोध में नहीं है और वास्तव में बीमा का दायरा बढ़ना आज के समय की आवश्यकता है। लेकिन देश की जनता का प्रश्न यह कि विधेयक किसके हित में, आम नागरिकों के, बड़ी बीमा कंपनियों के, इसका जवाब मंत्री जी जब वापस जवाब के अंदर ये क्लियर करें। सरकार इस विधेयक को सबका बीमा कह रही, लेकिन जमीनी हकीकत यह कि आज भी देश की बड़ी आबादी, खासकर किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, छोटे दुकान, ग्रामीण महिलाएं या तो बीमा से बाहर हैं या फिर ऐसे बीमा में फंसी है जिनका दावा मिलना लगभग असंभव है। सभापति महोदय, कुल जो एफडीआई है उसमें पूंजी का मात्र लगभग 32% है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा एफडीआई सीमा को 100% तक बढ़ाना और विदेशी पूंजी को भारत में पूर्ण स्वतंत्र देना पूरी तरह से तर्कहीन है। इस निर्णय के न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था
बल्कि भारतीय बीमा कंपनी पर गंभीर दुष्परिणाम होंगे। सभापति महोदय, बीमा नहीं दावा। बीमा पॉलिसी देना आसान, लेकिन जब दुर्घटना होती है, बीमारी आती है या फसल नष्ट होती है, तब कंपनियां शर्तों का जाल बिछा देती है। इस विधेयक में ये स्पष्ट उल्लेखित नहीं, इसलिए मेरी मंत्री जी से मांग है कि आप जब जवाब दो तो बताएं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद दावों के निपटारे की समय सीमा क्या होगी, गलत तरीके से दावे खारिज करने कंपनियों पर क्या सजा होगी। सभापति महोदय, अगर सबकी रक्षा सच में सरकार का उद्देश्य है तो सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट को अधिकार बनाना होगा, ये मंत्री जी बताएं। निजीकरण और विदेशी पूंजी पर चिंता। सभापति महोदय, ये विधेयक बीमा क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश को धन्यवाद जी। एक मिनट समाप्त करना है साहब। एक सेंटेंस बोलिए, एक सेंटेंस। आसान बना। सवाल ये कि क्या इससे प्रीमियम सस्ता होगा या फिर मुनाफे के लिए गरीबों को बाहर कर दिया जाएगा। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि बीमा कोई साधारण व्यापार नहीं है, सार्वजनिक भरोसे का क्षेत्र है। अगर केवल मुनाफा ही लक्ष्य है तो सबका बीमा एक नारा बनकर। धन्यवाद। श्री विशाल पाटिल जी।